और चले हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। पीसीसी महासचिव हमारे साथ हैं आरसी चौधरी जी, बहुत स्वागत है आरसी जी आपका। हमारे साथ पंकज मीणा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, पंकज जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हैं और एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वीडियो था नरेश जी जो पीसीसी कार्यालय से जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। तो ये प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी वाड्रा की कि सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय रही है और जिस तरह से अहम जीत यहां से कांग्रेस को मिली है, और इसलिए ये मुस्कान, ये धन्यवाद भी यूपी की जनता के लिए। नरेश जी, तो उन्होंने जब प्रचार किया था चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, तब एक डायलॉग बोला था, शेखावाटी में कहा जाता है किसी को पटक नहीं देती है या किसी को हराया जाता है तो बोलते हैं मोरिया बोलेगा। मोरिया मतलब मोर का मतलब है। तो आज जब उन्होंने जीत हासिल की है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन्होंने वही मोर बोल के दिखाया है कि मोर जो है इसे बोला है, यानी भाजपा को हराने में कुछ सीटों पे कामयाब रहे हैं। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ के रूप में उन्होंने उनके लिए कह सकते हैं राजनीतिक कर बढ़ाने वाला है, क्योंकि इससे पहले 2 बार कांग्रेस है वो खाता नहीं खोल पाई और इस बार जब खाता खोली तो दमदार तरीके से जीत हासिल की है। और न केवल शेखावाटी क्षेत्र में जहाँ से गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, बल्कि पूरी राजस्थान में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में वो खुश है और खुश होना भी चाहिए उनको, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में सीट वो निकाल रहे हैं। और जो उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि डबल डिजिट में, उनके साथ अशोक गहलोत ने भी ये बात कही थी कि डबल डिजिट में हम जीतेंगे, वो बात सही है। सचिन पायलट ने भी कहा था कि बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे, वो किया है। अब अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा के लिए तो सब कुछ अच्छा है, अशोक गहलोत के लिए जरूर जो है कह सकते हैं कि चूंकि उनके बेटे हैं वैभव गहलोत, वो दूसरी बार चुनाव हार गए, सीट भी बदली, जोधपुर से जालोर सिरोही आए, लेकिन वो नहीं जीता पाए। काफ़ी कोशिश की, सबसे ज़्यादा रोड शो उन्होंने वहाँ पे किए थे, सभाएं की थी, लेकिन उनके लिए भी एक सुखद बात यह है कि एआईसीसी ने उनको अमेठी की जिम्मेदारी दी थी और करीब 1 सप्ताह तक उन्होंने अमेठी में कैंपेन किया था। और अमेठी में कांग्रेस ने, तो अच्छी खबर है, वहां से तो क्रेडिट बिल्कुल वहाँ पे कांग्रेस ने फिर से जीत हासिल की और बड़ी अच्छी संख्या में वोट लेके जीत हासिल की। बिल्कुल आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरसी जी भी हैं। आरसी जी, पहले तो बधाई, क्योंकि लगातार आप दावे करते रहे लेकिन लगातार उसे नकारा जाता रहा कि बीजेपी की तरफ से कि इतनी बड़ी जीत तो आनी नहीं है, 1-2 सीट भी आपकी नहीं आनी है, लेकिन हम कहते थे कि 1 सीट भी आएगी तो भी प्लस है, लेकिन यहाँ तो 1 और 1 11 हो गई। श्वेता जी, मैं इस लोकतंत्र के महापर्व पे प्रदेश और देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए मैं उनका हार्दिक और दिल की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी अभिनंदन करती है। ये जो जीत है ये राज्य की और देश की जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है और ये बोलने की आज़ादी की जीत है। संवैधानिक संस्थानों को उनकी मर्यादा के अनुसार काम करने की जीत है। ये जो लड़ाई है इस देश के सबसे जो वंचित, गरीब, पिछड़ा और किसान वर्ग जिन्होंने सामूहिक रूप से मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जो लड़ाई को लड़ा, ये उन सब की जीत है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के महान पर्व पे जनता ने जो जनादेश दिया, हम उसका विनम्रता से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से आपने ठीक कहा, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया। एक व्यक्ति देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी 140 करोड़ लोगों को ललकारते हैं, कहते हैं कि 400 पार की बात करते हैं। लगातार तमाम बातें हुई, व्यक्ति की महिमाओं के गुणगान हम सब ने देखे और किस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद जो कार्यपालिका के तौर पे, संसदीय पालिका के तौर पे जो माना जाए, प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिए, मुझे लगता है आज़ाद भारत के बाद में ऐसा दौर किसी भी दौर के अंदर नहीं रहा। लेकिन आज इस पर्व पे ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि किसी रानी की कोख से जो शहजादे की भाषा देश के प्रधानमंत्री ने बोली, उस भाषा को देश की जनता ने बता दिया कि शहजादा किसी रानी की कोख से पैदा नहीं होता, लोकतंत्र के अंदर वोट से और मत पेटी से निकलता है, जो ईवीएम के द्वारा निकला है। इसलिए हम पुनः आपके माध्यम से और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जनता का कर्तव्य निवेदन करते हैं, साधुवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पंकज जी, बहुत तैयारी बीजेपी की थी और कहना यह कि हैट्रिक होगी, 25 की 25 सीटें, लेकिन फिर भी बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर तौर पे मान रही थी कि 2-4 सीटों में फाइट टफ है, लेकिन 14-11 ये परिणाम होंगे, उम्मीद तो नहीं थी बीजेपी को भी। देखिए, राजनीति है, चुनाव है, परिणाम हमेशा आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते और प्रिडिक्शन के साथ में अपेक्षित परिणाम आए ऐसा कोई दावा भी नहीं कर सकता। परंतु फिर भी मैं एक बात कहूँगा
कि कांग्रेस की जो आज एक थोड़ी सी सफलता मिली है इनको, अगर देखा जाए तो केवल और केवल ये जो जीत है कांग्रेस की, जो कुछ सीटों पे आज जीते हैं, वो केवल और केवल छल कपट प्रपंच पाखंड और बंटवारे की राजनीति का फल रही है। आप देखिए है, जैसे ही इन्होंने फर्स्ट फेज के चुनाव शुरू होने के थे, या चाहे वो फर्स्ट फेज के चुनाव का प्रचार हो रहा था, उस दौरान इन्होंने क्या नैरेटिव बनाया, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। मतलब मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि कैसे इन लोगों को ये उपज जाता है कि हम इस तरह की भाषा बोलें, इस तरह आप के कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा और ऐसा नैरेटिव सेट किया गया, इसलिए जनता अगेंस्ट में हो गई, इसलिए उनके पक्ष में वोट पड़ गया। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस का हमेशा चुनाव प्रचार का जो तरीका रहता है वो झूठ पे आधारित होता है, और कहीं ना कहीं आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक कुछ एक संख्या में जो वोटर होता है वो इससे प्रभावित भी हो जाता है। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से गहराई से महसूस भी करता हूं कि जो इन्होंने आरक्षण का एक जो लेके इन्होंने झूठ फैलाया, छल कपट किया, उसको लेके कुछ हद तक वोटर प्रभावित भी हुआ। परंतु साथ में मैं एक इस परिणाम आने के बाद की स्थिति पे एक बड़ी चीज ये देखता हूं कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है, खासकर विशेषकर 10 साल को देखें, ये हार के भी खुश होता है। आप ये देखिए, आज ये 300 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़े और 3 रीजन में इनका परिणाम आया नहीं, ये भी 98-99 सीटों के ऊपर है, यानी इनका सक्सेस रेट है वो 30% के आसपास है। उसके बावजूद ये बहुत खुश है कि देखो हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और वही हम देखें भारतीय जनता पार्टी का, हमने लगभग 430-35 सीटों पर चुनाव लड़ा और हम 240 सीटों के ऊपर है, लगभग हमारा जो सक्सेस रेट है वो 55% से ज्यादा है। उसके बावजूद क्या ये लेकिन पंकज जी, एक बात है कि आप सक्सेस रेट की बात करें, आप परसेंट वोटिंग परसेंट की बात करें, कौन आगे, यहाँ तो एक चीज माने रखती, जीत और हार। अब ऐसे में आंकड़े यहाँ साफ है कि कितनी सीट पे जीती और कितनी बार हारी। हमारे चुनाव पूर्व का जो एनडीए गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत पे है, लगभग हम 300 के आसपास है। अच्छी बात है, लेकिन सरकार बना रहे हैं, उसके बावजूद देखिए किस प्रकार से अभी राहुल गांधी जी का अपने स्टेटमेंट देखा, बड़े आंकड़े की बात। और हम देश भर की तो छोड़े, हम राजस्थान की बात करेंगे तो 25 सीटें हाथ से जाना, 11 सीटें, ये भी तो लॉस ही है, नुकसान का एनालिसिस तो इस पे देखिए। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूंगा, ये किसी विधानसभा का चुनाव नहीं था, किसी एक राज्य का चुनाव नहीं था, ये देश के संसद का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, संपूर्ण देश का चुनाव था। और संपूर्ण देश के इस परिप्रेक्ष्य में हमको इसको देखना चाहिए, और संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में देखें। लेकिन 25 की 25 आप लोग बोलते हैं, तो राजस्थान की बात तो कर रहे हैं। हमारा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और आप ये देखिए राहुल गांधी जी सब जगह कहते हैं संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्था है। अभी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी वहां भी वो संविधान की कॉपी दिखा के कह रहे थे। अब आप मजे की बात देखिए, जो संविधान की बात कर रहा है वही आज तोड़फोड़ की राजनीति की बात कर रहा है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज जब एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है तो इनको, मेरे को लगता है राहुल गांधी जी को स्वीकार करना चाहिए था कि हम चुनाव हार गए और जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, ये कहना चाहिए था राहुल गांधी जी को। और वहां वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनाने के लिए, इस पर जवाब में पंकज जी से ले, उससे पहले गांधीनगर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी इंदु राठौर वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इंदु, सुबह जब वोटिंग की शुरुआत, काउंटिंग की शुरुआत हुई थी, उस वक्त से लगातार अमित शाह आगे बढ़त बनाए हुए थे, जीत दर्ज करते हैं 7.5 लाख के करीब वोट डिफरेंस के साथ। फिलहाल गांधीनगर से कैसी तस्वीरें आ रही हैं इस जीत के बाद? बिल्कुल, देखिए श्वेता, अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो 7,44,000 से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा मैं उन सीट्स की भी बात करूंगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। 18 ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी अभी आगे चल रही है, लेकिन एक सीट अभी हमें फंसी हुई बनासकांठा, जहां पे कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इनके अलावा जो 6 सीट ऐसी है उनका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। आपको बता दूं कि गांधीनगर का आ चुका है, अहमदाबाद ईस्ट का आ चुका है, अहमदाबाद वेस्ट का आ चुका है, भावनगर का आ चुका है। ये वो सीटें हैं जहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा है वो लहरा चुका है। भरूच भी रिजल्ट यहाँ पे सामने आ चुका है। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। एक सीट यहाँ पे ऐसी है बनासकांठा जहां पे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। इसके अलावा मैं उन सीट्स की भी बात कर लेती हूँ जो अभी बची हुई, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। 18 सीट्स ऐसी है जिनका रिजल्ट कुछ ही देर में घोषित हो जाएगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और श्वेता, जब मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रही थी तो लोगों का यही कहना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो खुद यहाँ से जुड़े हुए, डेवलपमेंट की यहाँ पे बात होती है, गृह मंत्री अमित शाह का खुद का ये राज्य है, गृह राज्य है, तो विकास को लेकर लोगों ने इस बार वोट दिया है। और लोगों का यही कहना था कि जो अभी एक सीट है बनासकांठा की, उसको लेकर भी मैं लोगों से बात कर रही थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा हैट्रिक यहाँ पे बीजेपी मार लेगी, क्लीन स्वीप होने वाला है। लेकिन एक सीट अभी यहाँ पर ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो लोगों का यही कहना है कि कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनका पिछला जो परिणाम था उसके बाद जो काम उनको करना चाहिए था वो काम यहाँ पर लोगों को नहीं दिखाई दिया।
तो कुल मिलाकर जहां पे देश के प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो इस बार भी जनता ने विकास के नाम पर ही वोट दिए हैं। और श्वेता देखिए कुछ ही देर के अंदर तस्वीरें यहाँ से साफ हो जाएगी। 6 सीट की तस्वीर साफ हो चुकी है। एक सीट जो है सूरत, जहां पे निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है, क्योंकि वहां से कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है उनका नामांकन खारिज कर दिया था और जो तमाम निर्दलीय प्रत्याशी थे और पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका जो नामांकन था उन्होंने वापस ले लिया था। तो ऐसे में सूरत तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पहले ही आ गई है। लेकिन पिछले हम 2019 की बात करते हैं, 2014 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 26 की 26 सीटें जीती थी और इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद थी कि हैट्रिक लगा देगी, 26 की 26 सीटें इस बार भी अपने खाते में कर लेगी। एक सीट पहले ही हो चुकी थी, 25 सीटों पर इस बार रन था, लेकिन कहीं ना कहीं बनासकांठा की सीट है जो बीजेपी के लिए फिलहाल परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी वहां पे काफी ज्यादा आगे दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे श्वेता कि अभी जो है तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 18 सीट ऐसी है जिन पर रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी अभी आगे चल रही है। श्वेता बिल्कुल, और गुजरात क्लीन स्वीप की उम्मीद, लेकिन गुजरात से भी उतनी अच्छी खबर नहीं है। हालांकि बढ़त यहां पर है, जीत यहां पर बीजेपी जरूर दर्ज करेगी, लेकिन कुछ सीटों का नुकसान भी होना यहां पर तय है जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से परिणाम आना बाकी है। बहुत शुक्रिया इंदु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये चर्चा का रुख करते हैं पंकज जी, उस वक्त सवाल आपसे ही था जो आपने सुना भी कि पंकज मीणा जी का क्या कहना था। वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी राहुल गांधी तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। अब अगर आंकड़े आसपास होते हैं तो सरकार बनाने के दावे भी पेश किए जाते हैं, और सवाल उनसे उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था कि क्या आप भी दावा पेश करेंगे। देखिए, जो बीजेपी बात कह रही है ये ठीक बात है कि चुनाव में हार बीजेपी की नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के दावों की हार जरूर हो गई है। 400 पार का दावा उसकी हार हुई है। राजस्थान की बात करें तो जो हैट्रिक की बात हो रही थी 25 से 25 सीट जीतेंगे, उसकी हार हो रही है। और देश में अब एक अलग तरह की राजनीति का सिनेरियो बनने जा रहा है। 10 साल गठबंधन की राजनीति से देश दूर रहा, अब दोबारा से गठबंधन की राजनीति की तरफ देश बढ़ रहा है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति का भी आपको एक अलग रूप देखने को मिलेगा। कौन सा दल किसके साथ जाएगा ये आपको थोड़े दिन में, या ये मानिए कि भविष्य गर्भ में, कि दल किसके साथ खड़े होते हैं ये भी एक बड़ा प्रश्न सामने आएगा। कुल मिला के देखें तो ये बात सही जरूर है कि बीजेपी ये कह रही है कि हम चुनाव जीते हैं, बहुमत हमारा है, लेकिन बीजेपी के दावे 400 पार और 25 राजस्थान में 25 सीटों वाले हैट्रिक, इसकी जरूर आ रही है। बात पंकज जी ने तो संविधान को लेकर उठाई गई है, तो ये मानिए राजनीति होती है तो एक दावे और उसके ऊपर दूसरा दाव लगता है। अगर आपने 400 पार की बात कही है तो कांग्रेस की तरफ से संविधान की बात की गई कि संविधान बदलने की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो आपने मुस्लिम आरक्षण का दाव खेला। अब ये दाव पेच तो चुनाव में चलते हैं, क्योंकि 7 फेज में चुनाव होना रहता, तो हर फेज में देश की जनता ने देखा कि दोनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग दाव खेले गए। तो एक राजनीतिक परिदृश्य है, इसको इतना ज्यादा कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी के दावों की हार हो चुकी है। और ये भी बात सही है कि बीजेपी को बहुमत मिला है, बीजेपी के घटक को बहुमत मिला है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। एक ही नहीं रहे, हर चरण के साथ स्ट्रैटेजी बदलती रही, दावे बयानबाजी का दौर बदलता रहा। आरसी जी कुछ कहना चाह रहे थे। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे और वही बात को रिपीट उन्होंने, जैसे पंकज जी ने कहा कि एक राजनीतिक स्लोगन था जो संविधान को बदलने की बात है। आपको पता है कि कर्नाटक से जो अनंत कुमार हेगड़े जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये बात कही। दिया कुमारी जी राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बात कही। ज्योति मिर्धा जी जो हैं प्रत्याशी थे, उन्होंने कही। बहुत से एक लंबी एक श्रृंखला है, उन्होंने लगातार इस बात का जिक्र किया और कहा कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए ये कोई नैरेटिव हमने नहीं गढ़ा। उन्होंने कहा कि ये एक नैरेटिव था। मैं पंकज जी की और इन दोनों की बातों को, जो पंकज जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उन दोनों की बातों का खंडन करता हूं। उन्होंने दूसरी बात कही कि हार नहीं हुई। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी अकेले की 303 सीट होती थी, आज वो पूर्ण बहुमत में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। इसलिए जो प्रधानमंत्री अपने दम पे, अपने नाम पे, एक व्यक्ति के नाम पे जो चुनाव लड़ा जा रहा था, उन्हें इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नैतिक हार स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें नकारा है। 2 लोकसभा चुनाव में 17वीं और 18वीं के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकारें बनी, पूर्ण सशक्त सरकारें बनी, और आज ये तय कर रहे हैं। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि देश अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए के घटक दल मिलकर और अपना नेता तय करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती कि पूर्ण बहुमत के साथ में हमारा नेता कौन होगा, उस दल के अंदर कौन सा जाते हैं, कौन नहीं जाते। तीसरा ये कहते हैं कि इंडिया जो गठबंधन है उसका जो घटक नेता थे, जो इसके अग्रणी जो नेता थे नीतीश कुमार, उसको आप और हम सब ने देखा कि किसने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया, किस प्रकार से सरकार को बदलाया गया, किस प्रकार से 15 मिनट के अंदर राजभवन के अंदर एक तरफ इस्तीफा होता है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है, और दूसरी तरफ पास पड़ोसी जो राज्य झारखंड है
वहां पे मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है और विधायकों के साथ में राजभवन पे जब वो अपना बहुमत को प्रदर्शित करने जाते हैं तो उसके राजभवन के दरवाजे बंद किए जाते हैं। संवैधानिक संस्थानों की जो धज्जियां उड़ाई गई, इस देश की जनता ने उसको अपनी आंखों से बिल्कुल देखा। यही बात राहुल गांधी ने भी कही। पंकज जी, राहुल गांधी ने भी कहा कि ये जो लड़ाई थी वो बीजेपी, ईडी, सीबीआई के खिलाफ लड़ाई थी, श्वेता, मैं संविधान को बचाने के खिलाफ लड़ाई थी। श्वेता, मेरे बिल्कुल आपको इन दो आपने जो बात कही है उनको उदाहरण सहित बताना चाहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना बात कहीं की कांग्रेस के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। कांग्रेस को अगर हिंदुस्तान की किसी भी चीज पे कहें तो आज की तारीख में अविश्वास है। हिंदुस्तान की मीडिया पे अविश्वास है, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग पे भी अविश्वास है, हिंदुस्तान की ईडी पे भी अविश्वास है, हिंदुस्तान की इनकम टैक्स पे अविश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के पिछली एनडीए की सरकार के समय हमने 2 मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई की। झारखंड में सोरेन साहब थे तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी थे। और पूरे चुनाव के दौरान पूरे इंडी गठबंधन ने इन दोनों मुख्यमंत्री को मुद्दा बनाया और इन दोनों मुख्यमंत्री को बेचारा प्रकट किया। जो आरोपी हैं, जो सरेआम पकड़े गए, उनको मुद्दा बनाया। पर परिणाम क्या हुआ? वही जो केजरीवाल ईमानदार के पुतले बनते थे, आज वो जेल में है और एक भी सीट उनकी दिल्ली के अंदर नहीं आई। और मजे की बात यह है, दिल्ली की 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गठबंधन, बड़े अंतराल के साथ जीती है। इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है, जो आम आदमी पार्टी विधानसभा के अंदर 90 सीटें लेके बैठी है, आज वो एक भी सीट नहीं जीतती। तो इसका मतलब यह है कि जो ईडी सीबीआई ने कार्रवाई की, भारत की संवैधानिक संस्थाओं ने जो एक मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की, दिल्ली की जनता ने उसका समर्थन किया। और लगभग यही स्थिति शुद्ध लगभग यही स्थिति झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल 2 सीट के ऊपर आया है और भारतीय जनता पार्टी आज 10 सीटों के साथ में वहां क्लीन स्वीप कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता ने देश के संवैधानिक संस्थाओं पर मोहर लगाई है। परंतु आज भी इंडी गठबंधन के लोग अगर संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ा रहे तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ठीक है, लेकिन नरेश जी, अब अगर ऐसा होता कि जो योजनाएं हैं, जो वादे हैं या जो कार्यशैली 10 सालों की रही, उससे नाराजगी है, तो वो असर हर राज्य में नजर आता। राजस्थान में तो ये नजर आता है कि 11 सीटें बीजेपी के हाथ से गई, लेकिन मध्य प्रदेश की सभी सीटें बीजेपी जीत के आती है, दिल्ली की सभी सीटें वापस जीत कर आती है। विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर परिणाम जाते हैं। ऐसे में सबसे अहम वजह क्या रही? क्या राज्यवार यहाँ पर सोच अलग थी, विचार अलग थे, या फिर बदलाव चाह रही थी जनता, या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, या फिर ये जो बयानबाजी का दौर चला उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा? देखिए श्वेता, चूंकि देश बड़ा है और जहां देश में अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर वहां की जनता वोट करती है। अगर सब जगह एक जैसा मुद्दा होता तो फिर तमिलनाडु में भी मध्य प्रदेश से रिजल्ट आते, केरला में भी वैसे रिजल्ट आते, या बंगाल से रिजल्ट और कहीं आते। ऐसा नहीं है, हर जगह के मुद्दे, वहाँ के समीकरण अलग अलग है। किस समय क्या जनता वहाँ क्या सोचती है, टिकट वितरण क्या है, तमाम मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। राजस्थान और जो आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो देखिए राजस्थान में तो टिकट वितरण है, ये एक बड़ा कारण रहा था। जातिगत समीकरण है, ये एक बड़ा कारण रहा था। और खासकर जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ गठबंधन किया था कि भले ही खुद ना जीत पाए, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम किसी और का सहयोग करना पड़े, तो वो किया था 3 जगह जिसमें वो कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, वहाँ जो जातिगत समीकरण है वो प्रभावी रहे, बजाय अन्य मुद्दों के। जो भाजपा जिन मुद्दों पे चुनाव लड़नी थी उस मुद्दों पे नहीं लड़ पाई, इसी कारण से भाजपा से ज़्यादा आज सपा वहाँ पे है। और देखिए 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। राम मंदिर का मुद्दा था, सीए का मुद्दा था। राम मंदिर का मुद्दा यूपी में काम नहीं किया, क्योंकि जहां राम मंदिर बना है, जिसको लगातार ये सोचा जा रहा था कि इस मुद्दे के आधार पे भाजपा वहां क्लीन स्वीप करती है, तो वो काम वहां पे नहीं किया। और इसके अलावा सीए का मुद्दा जो पश्चिम बंगाल के लिए था, खासकर वहाँ के काफ़ी इम्पैक्ट था। संदेश खाली का मुद्दा बनाया गया था, जिनको टिकट दी गई वो बहुत बुरी तरह से हारी है वहाँ पे। तो ये मुद्दे बनाने के अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके कोशिश की थी, लेकिन वहाँ की जनता ने उन मुद्दों के आधार पे वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल जो परिणाम आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है। और राजस्थान में यहाँ जातिगत समीकरण ऐसे थे, यहाँ पे टिकट वितरण को लेके इस तरह के मुद्दे थे कि जो चुनाव है वो नहीं जीत पाई। अब रही बात मध्य प्रदेश या गुजरात की, तो देखिए वहाँ पर भी जो है जो मुद्दे हैं वो अलग तरह के थे। तो ऐसे में, और उनको गढ़ कहा जाता है। यहाँ राजस्थान में तो पहले से ही ये माना जा रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस लड़ी है, जिस तरह से यहाँ टिकट वितरण हुआ, उसका विरोध हुआ। क्योंकि देखिए एक कहा जाता है कि जब भूकंप कहीं पे आता है, भूकंप कहीं आता है तो उसका असर आसपास के इलाकों में भी होता है। तो भूकंप आता कहाँ है, वो उसका केंद्र बिंदु क्या कहाँ है, उसके बाद उसका असर आसपास में कितना है वो देखा जाता है। तो आप शेखावाटी में देखिए,
और आप पूरी राजस्थान में देखिए, शेखावाटी में चूरू में भूकंप आया था तो सीकर, झुंझुनू, गंगानगर सब जगह आसपास असर भी उसका करता असर हुआ। गया। इधर दौसा में भूकंप आया तो आसपास की जितनी भी जो सीटें उन पे भी असर वो हुआ। असर हुआ। तो ये इसका असर पड़ता है। तो और उत्तर प्रदेश में जो सबसे आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुमत उनको नहीं मिल रहा। और अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें तो वो 250 का आंकड़ा भी नहीं छू रहे। तो अब सरकार गठबंधन की बनेगी, फिर से किसकी बनती है? हालांकि गठबंधन में एनडीए जरूर आगे है लेकिन बहुमत नहीं है। तो ये स्थिति क्यों हुई? ये स्थिति हुई, एक तो जो टिकट वितरण है उसको लेके बिल्कुल हुआ है, और एक जो मुद्दा था, जो 400 का जो मुद्दा था, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक माहौल बनाने की कोशिश की होगी, और ये ठीक है, रणनीति बनती है राजनीति के हिसाब से कि टारगेट इतना बड़ा दो कि विपक्षी जो है उसके बारे में सोचे, बहुमत के बारे में ना सोचे। ये उनकी कोशिश रही होगी। लेकिन इन्हीं के नेताओं के एक दो जो बयान ऐसे थे जिनको कैच करके कांग्रेस ने उनको मुद्दा बनाया। भले ही उनको जो मुद्दा था वो अलग तरह से बनाया और वो जनता के बीच में गया भी, उसके आधार पे। लेकिन पंकज जी, एग्जिट पोल को लेकर भी सवाल उठेंगे अब कि क्या विश्वसनीयता जो बनी रहती थी, हालांकि एक दो बार कहा जाता तो उदाहरण ऐसे थे कि कभी सही नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि उलट ही परिणाम आए, और इस बार के एग्जिट पोल को लेकर भी यही चर्चा है। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न इस बार खड़ा हो गया होगा कि एग्जिट पोल की जो प्रामाणिकता है उसको लेकर या राजनीतिक दलों को या आम जनता को भ्रमित पूरे एग्जिट पोल ने किया। इसको लेकर किस तरीके से एग्जिट पोल हुए, उनकी क्या प्रामाणिकता थी, उनका क्या फार्मूला था, ये भी जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं या एग्जिट पोल दिखाने वाले चैनल्स हैं उनको जनता को बताना चाहिए। अभी पंकज में देख रहा था एक पोल करने वाले रो रहे थे अभी। जी बिल्कुल, आप ये करें। कारण अगर आप इस तरह के एग्जिट पोल आपको लाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता तो खत्म होती ही है, साथ में उसके साथ देश से जुड़ी और भी चीजें प्रभावित होती है, चाहे वो राजनीतिक परिवेश हो वो प्रभावित होता है, और उसके साथ सबसे बड़ी बात आर्थिक नुकसान भी होता है। आपने देखा 2 दिन के अंदर शेयर बाजार में किस तरह का जो धमाचौकड़ी मची, कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है। तो कुल मिला के जो एग्जिट पोल से उछाल आया और परिणाम के बाद हो गया, लेकिन एग्जिट पोल की प्रामाणिकता पे सवाल इस बार उठाया और बड़ा सवाल उठाया। जी, वक्त भी खत्म होने की रिएक्शन जरूर चाहेंगे। पंकज जी, देखिए जीत हुई है, कई जगह से अच्छी भी खबरें आई हैं, कई जगह से सीट हाथ से भी गई, क्योंकि चुनाव है, इसमें जीत हार होती रहती है। हम ये नहीं कह सकते एक बार जो आपने जीत का सिलसिला शुरू किया वो आगे ही बढ़ेगा, कई बार पीछे भी आना पड़ता है। लेकिन अब बीजेपी किस तरह से इसे लेकर मंथन करेगी, एनालिसिस करेगी हार के कारणों का, खासतौर से सिर्फ राजस्थान को लेकर अगर मैं बात करूं तो? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है ना केवल हार में, जीत में भी अपना एनालिसिस करता है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो प्रमुख नेता जल्दी इसके बारे में एक एनालिसिस करेंगे कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उनके क्या फैक्टर रहे, क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही, और किन किन नेताओं ने अच्छा काम किया, किन ने कम काम किया। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत खुल के भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होगी, और मैं समझता हूँ चर्चा होने के बाद ही हम इस पे के बारे में सही जवाब दे सकते हैं। परंतु फिर मैं एक बार ये कहता हूँ कि एनडीए गठबंधन ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, और चुनाव के दौरान जनता ने जो हमको समर्थन दिया, जिसके दम पे हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, मैं इस बात के लिए फिर से देश की जनता का, राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि जनता पुनः मोदी सरकार बनाने के लिए आतुर है, और उसी कारण आज हमको लगभग 300 सीटें मिलने जा रही है। आरसी जी, सरकार एनडीए बना रही है, लेकिन कड़ा मुकाबला यहां पर आईएनडीआईए ने दिया, और यही वजह थी कि ये परिणाम सामने आए। एक तरफ कहा जा रहा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ये कांग्रेस का कमबैक है जो धमाकेदार कह सकते हुआ है इन आंकड़ों के जरिए अगर बात करूं तो। अब कितना कॉन्फिडेंस कांग्रेस या आईएनडीआईए गठबंधन अपने आप में महसूस कर रहा है, क्योंकि लगातार नकारा जा रहा था और लग नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनता का साथ मिला। श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ, जब से चुनाव हुए, तो देश की जनता ने बड़ी सूझबूझ के साथ में कुछ को शासन करने की जिम्मेदारी दी और कुछ को विपक्ष में बैठ के जनता की आवाज को मुखर करने की जिम्मेदारी दी। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने जब जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वहन किया। आप और हम सब जानते हैं कि जब देश की संसद के अंदर जब कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को म्यूट कर दिया गया, जब पहली बार ऐसा हुआ कि देश की संसद से 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया और देश की 3 विधिक सुविधाएं देश की संसद के अंदर पास कर दी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घटक दलों के साथ में इस लड़ाई को देश की संसद में और देश की सड़कों के अंदर लगातार जारी रखा। इस बात की कभी चिंता नहीं की कि हमें शासन में रहना है, जनता के मुद्दे और जनता की आवाज मुखर रहनी चाहिए, इस कर्तव्य का निर्वहन जरूर किया। राहुल गांधी जी ने इस आवाज को जितनी धार दी, क्योंकि उनकी सदस्यता गुजराती भाषा के अंदर उनके जो निर्णय आता है और चंद घंटों के अंदर उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है और मकान खाली करवा लिया जाता है।
तो ये देश की जनता ने देखा, ये लड़ाई देश की जनता ने लड़ी। और पुणे में आपका समय खराब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले स्लॉट के अंदर बोला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार देखिए कि कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जनता ने आपको नकारा, इसको सहृदयता से स्वीकार करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर 2016 को मुरादाबाद की रैली में ये कहा था कि ये विपक्ष हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। वो ध्यान में गए हुए हैं। मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी मीणा से वो सीखे कुछ। उन्होंने ये कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई, मेरा प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं मेरे मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा क्योंकि मैं मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाया। मोदी जी का समय आ गया कि उन्हें हिमालय की गोद में सरकार बनाएगी, तो ये तो वो गठबंधन है। चर्चा के बाद कौन सा चेहरा सामने आता है या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, आने वाले वक्त में बहुत हद तक तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।